हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टडी साइकोलॉजी में। मैं त्रिलोकी कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया सेशन डीसी सर्किट का, जिसमें कल हमने देखा था डीसी सर्किट की कुछ जनरल बातें जो बेसिक्स था। आज उससे आगे देखते हैं हम डीसी सर्किट में कि रेजिस्टेंस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखते हैं। प्रतिरोध पर तापमान परिवर्तन का प्रभाव। तापमान परिवर्तन का प्रभाव यानी टेम्परेचर के चेंज होने पर रेजिस्टेंस पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हम डिस्कशन करेंगे। कल हमने देखा था जो रेजिस्टेंस है वो लंबाई कंडक्टर की लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और टेम्परेचर के पर हम देखते हैं कैसे कैसे वो होता है परिवर्तित। हम जानते हैं जो प्योर कंडक्टर होते हैं प्योर कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है। क्या होता है प्योर कंडक्टर में? इसका मतलब है जो आगे सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस घटता है। यानी सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस घटता है। इसका ये ग्राफ होता है, ग्राफ बना लीजिए आप। रेजिस्टेंस टेम्परेचर ये होता है, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। इसका होता है RT। टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस घटता जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस घटता जाएगा। तो ये सेमीकंडक्टर और कंडक्टर के लिए है। एलॉय मिश्र धातु होते हैं, एलॉय मिश्र धातु एलॉय, उनका भी टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है। कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जिनका टेम्परेचर बढ़ाने पर उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, कुछ भी इफेक्ट उन पर नहीं पड़ता है। वे होती हैं कुछ एग्जाम्पल हैं उनके मैग्नीन, मैग्नीन और यूरेका। ये दो ऐसे धातु हैं जिनका टेम्परेचर बढ़ाने पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी जीरो इफेक्ट पड़ता है। इनका उपयोग हम रियोस्टेट बनाने के लिए करते हैं। आगे देखेंगे हम जब उनके टाइप्स पढ़ेंगे रेजिस्टेंस के। तो आपने देखा ये। आगे देखते हैं हम टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, इससे रफ करते हैं। टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है?
माना 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस R0 है और उसे T डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया गया है, तब उसका रेजिस्टेंस RT हो जाता है। तो इसमें ताप परिवर्तन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ताप परिवर्तन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो रेजिस्टेंस परिवर्तन RT से R0 इतना परिवर्तित हुआ, ये प्रोपोर्शनल होगा, यानी ये डिपेंड करेगा किस पर? प्रारंभिक रेजिस्टेंस पर। पहला रेजिस्टेंस कितना था? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और टेम्परेचर परिवर्तन पर कितना टेम्परेचर चेंज हुआ है, कितना टेम्परेचर चेंज हुआ है। यानी टेम्परेचर चेंज हुआ T डिग्री से 0 डिग्री से टेम्परेचर, यानी रेजिस्टेंस परिवर्तन डिपेंड करता है प्रारंभिक रेजिस्टेंस और टेम्परेचर परिवर्तन पर। तो यहाँ देखते हैं हम RT माइनस R0 इजिकल टू प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो यहाँ पे आता है एल्फा, ये हो एल्फा R0 RT। एल्फा निकालते हैं, एल्फा इजिकल टू RT माइनस R0 इजिकल टू R0 इंटू RT। तो एल्फा क्या है यहाँ पर? एल्फा है यहाँ पर रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोएफिशिएंट, रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोएफिशिएंट, रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोएफिशिएंट है एल्फा। तो यहाँ पे इसका मात्रक क्या होता है? यूनिट मात्रक, टेम्परेचर कोएफिशिएंट की यूनिट। तो निकालते हैं मात्रक इजिकल टू रेजिस्टेंस है ऊपर पूरा तो ओम, इसका मात्रक ओम, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस, ओम से ओम कैंसिल, 1 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मात्रक हुआ पर डिग्री सेल्सियस या प्रति डिग्री सेल्सियस। मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोएफिशिएंट का मात्रक क्या होता है? तो क्या होता है? पर डिग्री सेंटीग्रेड, पर डिग्री सेंटीग्रेड। यहां से एक और फॉर्मूला निकल के आता है RT इजिकल टू R0 एल्फा T प्लस 1, एल्फा T प्लस 1। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, इससे एक न्यूमेरिकल है जो हम न्यूमेरिकल वाले पोर्शन में देखेंगे। तो आगे चलते हैं हम, आपने समझा होगा टेम्परेचर कोएफिशिएंट के बारे में, ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट है। आगे देखते हैं हम रेजिस्टेंस के टाइप, रेजिस्टर्स कितने टाइप्स के होते हैं, चलिए देखते हैं। टाइप्स ऑफ रेजिस्टर्स। नंबर 1 पहला होता है कार्बन रजिस्टर। ये दो प्रकार के होते हैं, फिक्स्ड वैल्यू मतलब कांस्टेंट नियत वैल्यू, फिक्स्ड वैल्यू रजिस्टर, फिक्स्ड वैल्यू रजिस्टर। दूसरा होता है वेरिएबल,
वेरिएबल वैल्यू रजिस्टर। फिक्स्ड वैल्यू रजिस्टर, इनकी वैल्यू होती है ये 1/8 वाट से 5 वाट तथा 1 ओम से 1 ओम टू 10 मेगा ओम। 10 मेगा ओम इनकी वैल्यू होती है फिक्स्ड वैल्यू रेजिस्टेंस की। इसकी वैल्यू होती है 0.05 वाट्स टू 0.25 वाट और 100 ओम से 10 किलो ओम। इनकी वैल्यू होती है 100 ओम से 10 किलो ओम। फिक्स्ड वैल्यू की होती है फिक्स्ड वैल्यू रेजिस्टेंस की 1/8 वाट टू 5 वाट और ओम में होती है 1 ओम टू 10 मेगा ओम। इसकी होती है 0.05 वाट से 0.25 वाट से तक और ओम की वैल्यू होती है 100 ओम से 10 किलो ओम तक। तो पहला टाइप हो गया। दूसरा टाइप इधर देखते हैं, इसे मैं रफ करता हूँ। दूसरा टाइप होता है वायर बाउंड रेजिस्टेंस। दूसरा टाइप होता है वायर बाउंड रेजिस्टेंस। वायर बाउंड रेजिस्टेंस, ये भी दो टाइप्स के होते हैं। फिक्स्ड वैल्यू वायर बाउंड, फिक्स्ड वैल्यू वायर बाउंड और वेरिएबल वैल्यू वायर बाउंड। वेरिएबल वैल्यू वायर बाउंड। फिक्स्ड वैल्यू होते हैं 50 वाट से ऊपर, 50 वाट से ऊपर तथा 10 ओम से 5 मेगा ओम तक, 5 मेगा ओम तक। बैरियर वाले होते हैं ये भी 50 वाट से ऊपर तथा 100 ओम से 10 मेगा ओम, 100 ओम से 10 मेगा ओम। बैरियर वाले बाउंड को हम बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं हम रियोस्टेट। रियोस्टेट कैसा, वायर बाउंड कैसा होता है, फिर बना के दिखाता हूं मैं वायर बाउंड का। वायर बाउंड का इस पर वायर लिपटे होते हैं ऐसे। ये वायर बाउंड है जिसे हम वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टेट बोलते हैं। कल मैंने ओम के नियम में इसको बताया था, जिसके ये धारा नियंत्रक का काम करता है। किसका काम करता है? धारा नियंत्रक का। ये वायर होता है मैग्नीन और यूरेका का। मैग्नीन और यूरेका का ही क्यों बनाते हैं? किसी एक का होता है, मैग्नीन या यूरेका का। मैग्नीन या यूरेका के क्यों ही बनाते हैं? क्योंकि मैग्नीन या यूरेका का टेम्परेचर रेजिस्टेंस 0 होता है। टेम्परेचर रेजिस्टेंस कोएफिशिएंट 0 होता है, यानी इस पर
टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए इसे मैग्नीन का बनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है किस मटेरियल का टेम्परेचर रेजिस्टेंस कोफिशिएंट 0 होता है, तो किसका होता है, मैग्नीन या यूरेका का। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसे याद रखना। पूछ लेते हैं धारा नियंत्रक या रियोस्टेट में जो वायर यूज होता है वो किस मटेरियल का बना होता है, तो किसका बना होता है, मैग्नीन का बना होता है। तो आगे हम देखते हैं और इसके बारे में क्या है। आगे तीसरे टाइप का होता है बैंड टाइप। बैंड टाइप रेजिस्टर में क्या होता है, इसमें कलर होते हैं, जैसे हम कलर कोडिंग वाले रेजिस्टेंस जो बोलते हैं, जिस पर तरह तरह के कलर होते हैं, वही होते हैं बैंड टाइप वाले, जिसमें कलरों की पट्टी बनी होती है, जिस पर कलरों की पट्टी बनी होती है। नंबर 3 बैंड टाइप। रजिस्टर्स, इसमें हम पढ़ेंगे कलर कोडिंग। बैंड टाइप तो वही होता है जिसमें कलर वाले रेजिस्टेंस होते हैं, तो इसमें पढ़ेंगे हम कलर कोडिंग। इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक बहुत ज़्यादा, कलर कोडिंग। एक न्यूमेरिकल से इसे बोल देते हैं हम। इसका ये ट्रिक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ बीबी रोए ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। और यहाँ पे आ गया गोल्डन, जी और एस, बीबी रोए ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, जी एस। इसकी ट्रिक है, थोड़ा सा आप याद करेंगे। बी से ब्राउन, बी से ब्लैक, बी से ब्लैक काला, बी से ब्राउन भूरा, आर से रेड लाल, ओ से ऑरेंज नारंगी, वाई से येलो पीला, जी से ग्रीन हरा, वी से ब्लू नीला, वी से वायलेट बैगनी। जी से ग्रे स्लेटी, डब्लू से वाइट सफ़ेद, जी से गोल्डन सुनहरा, एस से सिल्वर, तो इसके एक कलर कोडिंग होती है, देखते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए।
इसके लिए ये सुनहरा और सिल्वर कलर, सुनहरा इन कलर कोडिंग वाले रजिस्टर में सुनहरा और सिल्वर वाला रंग हमेशा टॉलरेंस को बताता है। क्या बताता है? टॉलरेंस को। तो इसका टॉलरेंस होता है ±5%, इसका टॉलरेंस होता है ±10%। अगर कोई कलर नहीं है तो नो कलर, नो कलर के लिए होता है 15%, यानी जिसका कोई भी रंग ना हो उसके लिए 15। ये पहली पट्टी के लिए है। अगर दूसरी पट्टी पर कलर दे रखी हूँ तो उनसे क्या करेंगे? 0, 10 ये आंकिक मान है, आंकिक मान, आंकिक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू ये है मल्टीप्लायर, यानी किसी उसमें रेजिस्टेंस में अगर दूसरे पट्टी पर जो कलर होगा उसका हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहला 1, 10, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, इसे किलो में बोल देते हैं, किलो। 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, 10 की पावर 8 और 10 की पावर 9। ये टेबल है पूरी। ये आपको याद रखने पड़ेंगे, बिना इसके न्यूमेरिकल होने से रहा, बिना इसके न्यूमेरिकल नहीं होगा। तो मैं इस पर एक बेस न्यूमेरिकल कराता हूँ आपके लिए। सबसे पहले आपके लिए एक फार्मूला है, याद करना पड़ेगा। फार्मूला है AB गुणा 10 की पावर x प्लस माइनस टॉलरेंस, यानी पहली पट्टी का कलर, पहली पट्टी का कलर, पहली पट्टी का कलर, ये दूसरी पट्टी का, ये तीसरी पट्टी का पावर के रूप में, ये टॉलरेंस है। टॉलरेंस आएगा नो कलर, सुनहरा और सिल्वर के लिए। तो देखते हैं इसके लिए एक न्यूमेरिकल देखते हैं इसके लिए। मान लीजिए कोई हमारा कलर दे रखे हैं, ये रेड, ब्लू, ग्रे और सिल्वर, यानी पहली पट्टी पर रेड है, दूसरी पट्टी पर ब्लू, तीसरी पट्टी पर ग्रे और चौथी पट्टी पर सिल्वर। तो देखते हैं ये बनाकर दिखा देता हूँ मैं आपको। ये रेजिस्टेंस है, ये पहली पट्टी है, ये दूसरी पट्टी, ये तीसरी पट्टी, ये चौथी पट्टी। तो ये दे रखी है रेड, ये दे रखी है ब्लू, ये दे रखी है ग्रे और ये दे रखी है सिल्वर। तो पहली पट्टी है A B, तीसरी की पावर में आएगी। तो फॉर्मूले का ट्रेन लिखते हैं। रेड के लिए हमारा 2, रेड के लिए हमारा 2। फिर है ब्लू, दूसरे नंबर ब्लू के लिए क्या है 6। तो जस्ट बराबर में 6, जस्ट बराबर में 6 मल्टीप्लाई फैक्टर, तीसरी पट्टी फैक्टर की होती है। तो फैक्टर है ग्रे कितने पर आ रहा है 8, तो ये 8 हो गया, 10 की पावर 8 प्लस माइनस टॉलरेंस सिल्वर है,
सिल्वर के लिए कितना है 10%। ये हो गया इतना ओम रेजिस्टेंस। तो आपने देखा न्यूमेरिकल कलर कोडिंग का, ऐसे ही न्यूमेरिकल आते हैं। कभी कभी ये दे देता है, कभी कभी ऐसा दे देता है कि इतना दे देगा ओम में, आपसे कलर पूछेगा किस रेजिस्टेंस में कौन कौन से कलर क्रम से हैं। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा कलर कोडिंग। बस इसमें ये याद करने की ट्रिक है, बीबी रोय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ जीएस। बीबी रोय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ जीएस। तो थोड़ी सी ट्रिक है, शायद आपको पसंद आए। याद होगे तभी न्यूमेरिकल होगा इसका। तो आगे देखते हैं हम, इससे आगे हम रेजिस्टेंस के कनेक्शन देखते हैं, पैरेलल और सीरीज रिएक्शन। इस टॉपिक की प्रैक्टिस जरूर करना, इसमें से न्यूमेरिकल जरूर आता है कलर कोडिंग में से। टेम्परेचर कोएफिशिएंट की यूनिट जरूर ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, यूनिट पर डिग्री सेंटीग्रेड। जो डीसी सर्किट है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। इसमें से हर एग्जाम में 10 से 15 क्वेश्चन जरूर आते हैं, और यूपीपीसीएल में तो 15 से 20 क्वेश्चन तक इसमें से पूछे जाते हैं। सर्किट पूछे जाते हैं, करंट पूछी जाती है, सर्किट दिए जाते हैं, किरचॉफ लो, वोल्टेज लो, इसमें लगकर डिवाइडर, वोल्टेज डिवाइडर, करंट डिवाइडर लगकर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो इस सर्किट थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलो देखते हैं कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स। सबसे पहले लिखते हैं पैरेलल। समांतर संयोजन। इसके लिए मैं एक डायग्राम बनाता हूं। तीन रेजिस्टेंस लिए, तीनों को समांतर क्रम में जोड़ दिया, इनका तीनों का मान R1, R2, R3 20 वोल्ट की बैटरी से समांतर क्रम में जोड़ दिए। यहाँ से एक करंट निकलती है I पहले रेजिस्टेंस में जाएगी I1, दूसरे में मान लिया I2, तीसरे में मान लिया I3। हमें ये याद रखना है, समांतर क्रम में वोल्टेज हमेशा समान रहते हैं, और करंट हमेशा डिवाइड होती है। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज B होगा, इसके अक्रॉस भी वोल्टेज B होगा, और इसके अक्रॉस भी वोल्टेज B होगा। तो यहाँ लिखते हैं I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, I1 प्लस I2 प्लस I3, और I बराबर हो जाएगा B अपॉन R। तो पहले रेजिस्टेंस का करंट निकालते हैं। पहले रेजिस्टेंस का करंट I1 बराबर B अपॉन R1, दूसरे रेजिस्टेंस का करंट I2 बराबर B अपॉन R2, तीसरे रेजिस्टेंस में करंट B अपॉन R3। समीकरण 1, समीकरण 2, 3, तीनों इक्वेशन को ऐड करने पर इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3, तो क्या आएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 इजिकल टू V अपॉन R1 प्लस B अपॉन R2 प्लस B अपॉन R3। इसे समीकरण ए बोल देता हूं मैं। तो समीकरण ए से I1 प्लस I2 प्लस I3 इजिकल टू I इजिकल टू B अपॉन R1 प्लस B अपॉन R2
प्लस बी अपॉन R3। आई बराबर यहाँ लिखता हूँ, आई बराबर बी अपॉन आर होता है, तो आई बराबर बी अपॉन आर बराबर बी अपॉन R1 प्लस बी अपॉन R2 प्लस बी अपॉन R3। B1 कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, कॉमन लिया 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 1 अपॉन R3। B से B कैंसिल, तो 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अगर ये 3 के स्थान पर ज़्यादा रेजिस्टेंस होते तो हम ज़्यादा ले सकते थे, तो देखा ये पैरेलल कनेक्शन में टोटल रेजिस्टेंस हुआ, नोट करने वाली बात ये है, यदि R1 R2 R3 यदि इफ R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर R है, तो क्या होता है, टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, RT बराबर 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस डट डट डस है। मान लिया यहाँ पर n नंबर n रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हैं, n रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हैं, ये मैंने मान लिया है n रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हैं। तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन RT इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, कहाँ तक है, n तक, तो 1 अपॉन RT इक्वल टू n और TR, तो RT इसे उल्टा कर देंगे R अपॉन n। बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला निकल के आया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि सभी जो रेजिस्टेंस हैं इसकी वैल्यू सेम है, अगर जितनी वैल्यू हैं, जितने रेजिस्टेंस लग रहे हैं उस वैल्यू में उसे उतने नंबर से डिवाइड कर दो तो टोटल रेजिस्टेंस लेकर आता है। मान लो यहाँ पर मेरे n बराबर 4 रेजिस्टेंस लगे होते, और कितने ओम के, 8 ओम के 4 रेजिस्टेंस लगे होते, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना निकल के आता, 8 ओम का रेजिस्टेंस है, कितने लग रहे हैं, 4 निकल रहे हैं, तो टोटल रेजिस्टेंस हुआ 2 ओम। तो 2 ओम, इससे हमें एक बात और पता चलती है, इसको देख लो, बताता हूँ क्या है वो, समझ में आया होगा। बेसिक सा कैलकुलेशन है, फार्मूला लगाने के लिए याद रखना, इंपॉर्टेंट फार्मूला आपका ये है, RT इक्वल टू R अपॉन n। तो इससे एक सॉल्यूशन निकल के आया, यदि पैरेलल में जितने भी रेजिस्टेंस लगे होते हैं उसमें जितने कम वैल्यू का जो रेजिस्टेंस होता है, यदि हम उसका टोटल रेजिस्टेंस लगा रहे हैं तो उस कम वैल्यू वाले से कम रेजिस्टेंस हमेशा निकल के आता है, उस कम वैल्यू वाले रेजिस्टेंस से जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो कम होगा। मान लो एग्जांपल बताता हूँ, 3 रेजिस्टेंस लग रहे हैं, 2 ओम 4 ओम 3 ओम, 2 ओम 4 ओम 3 ओम पैरेलल में लगे हैं, तो इसका जो टोटल रेजिस्टेंस होगा RT हमेशा लेस देन होगा R मिनिमम से, R मिनिमम कौन सा है, 2, यानी इसका जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो इससे 2 से कम होएगा। तो आपने देखा ये R2 पैरेलल में
ये पैरेलल वाली कंडीशन है, ध्यान रखना। पैरेलल वाली कंडीशन, पैरेलल में रेजिस्टेंस लगे हैं तो जितने कम वाला रेजिस्टेंस है उससे कम होगा टोटल रेजिस्टेंस। तो इम्पोर्टेंट है ये वाला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आगे हम बात करते हैं सीरीज कनेक्शन की। तो मैं सिर्फ करता हूँ, सीरीज कनेक्शन देखते हैं। नंबर 2 श्रेणी क्रम, हिंदी में बोलते हैं श्रेणी क्रम, सीरीज कनेक्शन। फिगर बनाता हूं। तीन रेजिस्टेंस हैं, तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़कर, तीन रेजिस्टेंस हैं, तीनों को मैंने सीरीज क्रम में जोड़कर एक बैटरी से लगा दिया। R1 R2 R3 20 वोल्ट की बैटरी, यहाँ से करंट निकली I। श्रेणी क्रम में क्या होता है, सीरीज में करंट हमेशा समान रहती है और वोल्टेज हमेशा अलग अलग रहते हैं। तो मैं मान लेता हूँ पहले रेजिस्टेंस में वोल्टेज V1 है, दूसरे में V2, तीसरे में वोल्टेज V3 और करंट तीनों में I। तो देखते हैं V टोटल वैल्यू, टोटल वोल्टेज बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो पहले रेजिस्टेंस में वोल्टेज निकालते हैं। पहले रेजिस्टेंस में वोल्टेज बराबर V इक्वल टू I R1, दूसरे रेजिस्टेंस में वोल्टेज I R2, तीसरे में वोल्टेज I R3। तीनों को ऐड करने पर V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू I R1 I R2 I R3। आगे लिखता हूँ V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू हो जाएगा V। I इसमें से कॉमन ले लेंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3। V इक्वल टू होता है IR, I इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसिल कर देंगे, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। टोटल रेजिस्टेंस, सीरीज कनेक्शन में टोटल रेजिस्टेंस का बोला, जितने भी रेजिस्टेंस लगे हैं उनका टोटल सम होता है, तो देखते हैं। अगर नोट इफ R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर R है, मैं यहां मान लेता हूं माना n रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हैं, n रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हैं, श्रेणी क्रम में n रेजिस्टेंस लगे हैं। तो RT बराबर टोटल रेजिस्टेंस RT बराबर R1 प्लस R प्लस R प्लस डॉट 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 n। कितने हैं n रेजिस्टेंस, तो RT इजिकल टू ये हो जाएगा R कॉमन 1 प्लस 1 प्लस 1 डॉट 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 n। R बराबर हो जाएगा R इंटू n, टोटल रेजिस्टेंस RN। इम्पोर्टेंट फार्मूला है।
यदि आपके रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है, सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है, जो जितने रेजिस्टेंस उस सर्किट में लगे हैं सीरीज में, तो उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा उसके एक रेजिस्टेंस में। देखते हैं, एक एग्जांपल देता हूँ, इसको रफ करता हूँ। मान लेता हूँ ये आपका सर्किट है एक 3 रेजिस्टेंस का, इसकी वैल्यू 4 ओम है, इसकी वैल्यू 8 ओम है, इसकी वैल्यू 12 ओम है, इसकी वैल्यू 12 ओम है। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ इसकी जो RT आएगी कितनी आएगी, 4 + 8 + 12 यानी 24 ओम। तो श्रेणी कनेक्शन में जो सबसे ज़्यादा वैल्यू वाला रेजिस्टेंस होता है उसका टोटल रेजिस्टेंस लगाने पर सबसे ज़्यादा वैल्यू वाले से ज़्यादा रेजिस्टेंस आता है, सबसे ज़्यादा वाले से ज़्यादा रेजिस्टेंस आता है। तो यहाँ से फॉर्मूला बनता है RT सीरीज में, RT ग्रेटर देन होगा किससे, R मैक्सिमम से, R मैक्सिमम से, यानी सबसे ज़्यादा वैल्यू वाले रेजिस्टेंस से ज़्यादा मान निकल के आएगा टोटल रेजिस्टेंस का। अगर इनकी वैल्यू सेम है, मान लो इनकी वैल्यू सेम है, इसकी भी 4 ओम, इसकी भी 4 ओम, इसकी भी 4 ओम, तो कितने रेजिस्टेंस हैं सेम वैल्यू के, 3। कितने रेजिस्टेंस हैं, 3। तो हम टोटल रेजिस्टेंस निकालें तो एक रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 4, और टोटल रेजिस्टेंस कितनी है, 3। तो सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे और 12 रेजिस्टेंस 12 ओम आंसर आ जाएगा। ये वाले फॉर्मूले RT ग्रेटर देन R मैक्स और RT इक्वल टू NR बहुत इम्पोर्टेंट हैं, अक्सर इससे एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं, आगे देखेंगे हम रेजिस्टेंस की मेजरमेंट, रेजिस्टेंस का मेजरमेंट। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, आपको बता देता हूँ थोड़ा उसके बारे में। व्हीटस्टोन ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज, इसमें क्या होता है, इसमें 4 भुजाएं होती हैं, 4 भुजाओं में रेजिस्टेंस लगे होते हैं। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा लो, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा होता है, क्या होता है, गैल्वेनोमीटर। R1, R2, R3, R4, ये R। व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, इसमें 2 कंडीशन होती हैं, इसमें 2 कंडीशन होती है, एक अनवैलेंस कंडीशन, एक बैलेंस कंडीशन। हिंदी में बोलते हैं संतुलित और असंतुलित। तो बैलेंस कंडीशन में क्या होता है, पहली कंडीशन बैलेंस कंडीशन, बैलेंस कंडीशन में क्या होता है, अगर व्हीटस्टोन बैलेंस कब होगा, व्हीटस्टोन बैलेंस जब होगा जब R1 इंटू R4 इज इक्वल टू R1 R3 इज इक्वल टू R2, इनका मल्टीप्लाई और इनका मल्टीप्लाई बराबर आए तो समझ लेना व्हीटस्टोन बैलेंस है। और बैलेंस का मतलब है इसमें करंट जीरो फ्लो होगी, इसमें करंट जीरो फ्लो होगी, यानी गैल्वेनोमीटर जीरो करंट रीड करेगा, गैल्वेनोमीटर जीरो करंट रीड करेगा। तो ये जीरो होगी तो क्या होगा, करंट जीरो मतलब ये ओपन सर्किट हो जाएगा, ये ओपन सर्किट हो जाएगा, यहाँ से कुछ नहीं होगा, ये खाली। तो इसको हम सीधे सीधे सॉल्यूशन कर लेंगे सीरीज में और बाद में पैरेलल में। लेकिन अनबैलेंस कंडीशन में क्या होता है, अनबैलेंस कंडीशन सेकंड
अनबैलेंस कंडीशन। अनबैलेंस कंडीशन में क्या होता है, जो बीटा स्टेबिलिटी होता है उनकी वैल्यू R1 R4 नॉट इक्वल टू R3 R2, यानी इन दोनों और इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो इक्वल नहीं होता है। इसका मतलब है इसमें करंट की कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर होगी, करंट की वैल्यू कुछ ना कुछ जरूर होगी, यानी करंट जीरो के बराबर नहीं होगी। यहाँ पे लिख लेंगे I इक्वल टू 0, यहाँ लिख लेंगे I बराबर नॉट इक्वल टू 0, यहाँ लिख लेंगे I इक्वल नॉट इक्वल टू 0। तो इसमें टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, इसमें टोटल रेजिस्टेंस कैसे लगेगा, इसमें हम लगाएंगे डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन, डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसको हम आगे जानेंगे, डेल्टा से स्टार, स्टार से डेल्टा कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर नहीं समझ में आई हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। आज अगले सेशन में हम जानेंगे आगे के बारे में।